अच्छा, आज हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग का हबीबुल्लाह वसीर की बुक से एक टॉपिक पढ़ना है। रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट। वो कहता है रेंट इज ए पोर्शन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द अर्थ विच इज पेड टू द लैंड लॉर्ड फॉर द यूज ऑफ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर ऑफ द सॉइल। यानी कि जो जमीन की प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ज़मीन का हम यूज़ करते हैं, जो उसका लैंड लॉर्ड को उसके जो यूज़ का हम रिटर्न देते हैं, वो क्या कहलाता है? रेंट कहलाता है। इसमें रिकॉर्डो बताता है कि कौन सी ज़मीन को आप, कौन से लैंड को आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सी लैंड को आप यूज़ नहीं कर सकते। इसमें इसने मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड का जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक हो गया। वो कहता है आपका जो कंट्री है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंड होंगी। ए लैंड, बी लैंड, सी लैंड, डी लैंड। और जो इनके ऊपर आप प्रोडक्शन लेंगे ना, वो डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे। लैंड, लेबर, कैपिटल, वो लगाकर आप प्रोडक्शन ले रहे होंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले वो लैंड यूटिलाइज करेंगे जिसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होगी। और उसके बाद कम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाली ज़मीन, उसके बाद उससे कम प्रोडक्टिविटी वाली ज़मीन, और उसके बाद उससे कम प्रोडक्टिविटी वाली ज़मीन। अब ये मैंने 4 टाइप्स की आपके सामने लैंड्स बनाई हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आवाज़ आ रही है? मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि मैं देख लूँ चैट में, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। ठीक है। अच्छा जी। अब वो कहता है कि अगर इस तरह देखें हम, तो ये लैंड का एक्सटेंसिव यूज़ है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम ज़्यादा लैंड यूज़ कर रहे हैं, ए बी सी डी। अगर इसी लैंड को देखें, इसी लैंड से प्रोडक्शन लेने के लिए हम इसका इंटेंसिव यूज़ भी करेंगे। ठीक हो गया। यानी कि अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाएंगे, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वो कहता है कि ये ज़मीन है, ये इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, ये सबसे ज़्यादा है। इस पर पहला जब यूनिट लगाया तो उससे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड आई है वो 12 है। और इसके ऊपर डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड का जो लॉ है वो अप्लाई होगा। एड नेक्स्ट यूनिट लगाने से 10 हो गई, 8 है, 6 है। और साथ ही वो एज्यूम करता है कि जो ये एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, इसकी कॉस्ट 10 है। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि कितने, सॉरी 8 है, 10 नहीं 8 है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने इम्पोज करने हैं कि हम इस लैंड से प्रोडक्शन ले सकें। तो पहला जब मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया तो कॉस्ट कितनी आ रही है? $8 आ रही है। और जो रिटर्न आ रहा है वो $12 आ रहा है। तो ये मैं इस पर लेबर्स को लगाऊंगा। सेकंड पर 10 है, थर्ड पर 8 है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर जो कॉस्ट है और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है वो इक्वल है। ठीक हो गया। अगर मैं नेक्स्ट लगाता हूं तो इधर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 6 आ जाएगी। तो ये फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट्स इम्पोज होंगे। अब 3 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी आ गई? एक की 8 है और 3 की कितनी हो गई? 24। ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी इसको प्रोड्यूस करने में। आउटपुट कितनी आई है? आउटपुट आई है
12 प्लस 10 प्लस 8, ये आ जाएगा 30। अब इधर रेंट डिसाइड करना है कि इस जमीन का रेंट कितना होगा। तो जितनी आउटपुट आई है माइनस उसके कॉस्ट निकाल देंगे, तो ये जो 6 है, ये $6, ये इधर इसका जो फर्स्ट जमीन है जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, इसका ये रेंट होगा। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? मुझे काइंडली बताएं। हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी जमीन को मैं यूज करता हूं। 10, 8, 6, 4, इसके सिर्फ 2 यूनिट्स यूज होंगे क्योंकि ये फिजिबल नहीं है। तो इससे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कितनी आ गई, 18 आ गई टोटल प्रोडक्शन। और के कॉस्ट कितनी आ जाएगी, टू 8 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 18 माइनस 16, 2। तो इसके 2, इसके ऊपर मैं लेबर्स लगाऊंगा और इसकी जो रेंट होगा वो कितना होगा, $2 होगा। जो थर्ड है, जहां पर मार्जिनल कैपेसिटी, जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड है और जो उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, वो इक्वल हो जाएगी। इसी को वो क्या कहता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड इक्वल टू जीरो कॉन्सेप्ट। ये लास्ट यूनिट होगा रिकॉर्डो की थ्योरी में जो आप जमीन यूटिलाइज करेंगे। जो ये डी जमीन है, इसको आप यूटिलाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आ रही है और जो आउटपुट है वो कम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्डो का नजरिया कहते हैं। वो कहता है हाउ रेंट अराइजेज सरप्लस प्रोडक्शन, कंसीडर ए लैंड हैविंग ए थ्री काइंड्स ए बी सी लैंड। ए लैंड इज द मोस्ट फर्टाइल, बी इज लेस फर्टाइल एंड सो ऑन। अब the most important thing Ricardo theory is that rent is not part of cost of production but surplus over a cost। वो कहता है कि जो रिकॉर्डो के नजदीक ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है जो 6 है, 8 है और यहाँ जो हमारे पास 0 आया है, बल्कि ये जो सरप्लस आ रहा है यही हमारे पास क्या होगा, रेंट होगा। ठीक हो गया, उसको इसके अंदर ये शामिल नहीं करता। तो एक ये छोटा सा लॉ है रिकॉर्डो का, रिकॉर्डिंग थ्योरी ऑफ रेंट, जिसमें उसने जीरो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लैंड का कॉन्सेप्ट दिया। तो ये एक पेज का है, आपने इसको कर लेना है। और जो ये 4 चैप्टर्स, मैंने आज इसका टेस्ट भी भेजा था आपको, जो ये आखिरी वाले जो 4 चैप्टर हैं, रेंट, इंटरेस्ट रेट, प्रॉफिट और वेजेस, तो ये डिटेल कॉर्सेनियस की बुक से भी पढ़ाया और ये जो लॉ है ये हमने हबीबुल्ला वसीम की बुक से किया। तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब मैं जा रहा हूं चैप्टर नंबर 22 कॉर्सेनियस की बुक से। चैप्टर नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2x2 मॉडल है कहते हैं जनरली इस मॉडल को, और ये मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूं। ये आपने करना है इसको, ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है एफपीएससी के, 2x2 मॉडल भी कहते हैं इसे। और स्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए जनरल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी कि हमने एक स्टेट का ना जनरल इक्विलिब्रियम को एनालिसिस करना है। इसको 3 पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द फर्म, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द फर्म। दूसरे लफ्जों में इसे हम इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोडक्शन कहेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोडक्शन, या इसे हम एफिशिएंसी इन फैक्टर ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कहेंगे, एफिशिएंसी
इन फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये मॉडल है क्या जी? ये मॉडल अजम्पशंस के ऊपर बेस कर रहा है। ये अज्यूम करता है कि टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड एंड कैपिटल, सॉरी लेबर एंड कैपिटल। टू कंज्यूमर हैं, ए एंड बी, और टू कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, एक्स और वाई। सबसे पहले हम लेबर और कैपिटल की मदद से एक्स और वाई को प्रोड्यूस करेंगे। देखेंगे कि एक इकोनॉमी के अंदर अगर टू प्रोडक्ट्स हैं तो वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो सकती हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने के बाद। अब ये जो चीजें प्रोड्यूस हुई हैं ये इन्हीं कंज्यूमर की मदद से ही प्रोड्यूस हुई हैं, क्योंकि इन्हीं का लेबर है और इन्हीं का कैपिटल है। ठीक हो गया? आप जब ये प्रोड्यूस करेंगे इनकम जनरेट होगी, उसको इसने क्या करना है, कंज्यूम भी करना है। ठीक हो गया? अब कंज्यूम कितना करना है, जितना प्रोड्यूस होगा। अब प्रोड्यूस कितना होगा, जितना ये डिमांड करेंगे। एक साइड से हम प्रोडक्शन को देखेंगे, सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज को देखेंगे, यानी कि जो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द फर्म है, ये क्या होगी, सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी होगी। ठीक हो गया? और जब कंज्यूमर डिमांड करेगा तो वो डिमांड ऑफ द इकोनॉमी होगी। अब इकोनॉमी में तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। अब हमारे पास क्या इशू है, हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस, एनालिसिस के लिए ग्राफिकली। तो हमने इसी वजह से इस मॉडल का नाम ही क्या रख दिया, 2x2 मॉडल, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम तीन लोगों को शामिल करें। इसी वजह से मैंने टू कंज्यूमर लिए, ए एंड बी, टू गुड्स ली, एक्स एंड वाई, और टू ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिए। हालांकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो फोर है, पर मैंने क्या लिए, टू, क्योंकि मेरे पास गुंजाइश ही टू की है। ठीक है, कंज्यूमर तो बहुत सारे होते हैं। तो ये जो 2x2 है ये स्टैटिक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक जगह पर रुका, स्टैटिक कहते हैं जो चीज एक जगह पर रुक जाए। एनालिसिस करेंगे हम किसी भी इकोनॉमी का सिंपल वे में कि एक इकोनॉमी के अंदर कैसे चीजें प्रोड्यूस होती हैं और कैसे उन चीजों में हम रिसोर्सेज की एलोकेशन करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, एफिशिएंट एलोकेशन। एफिशिएंट एलोकेशन क्या होगी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, हम उनको कैसे इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, और वो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर हमारी आउटपुट क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज, एलोकेशन का मतलब है रिसोर्सेज को वक्फ करना। इसके लिए करेंगे एक्स और वाई प्रोड्यूस के लिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेना। एफिशिएंसी इन फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि फैक्टर सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अगर एक चीज के लिए हम ज्यादा लेबर और कैपिटल लगाएंगे, जाहिर सी बात है दूसरे के लिए कम बचेंगी। अगर दूसरे के लिए ज्यादा लगाएंगे तो पहले के लिए कम बचेगी, तो ये सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे पास। ठीक हो गया? सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी, तो ये सब चीजों के मीनिंग सेम है। अच्छा, पहले हम सिंगल कमोडिटी को पढ़ते रहे हैं। पहले था वन मॉडल। वन बाय वन मॉडल में क्या था, एक साइड पर मेरे पास आइसो कॉस्ट होता था और ये आइसो क्वांट होता था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट की, एक ही प्रोडक्ट की हम प्रोडक्शन देख रहे होते थे। इतना हम इस पे कैपिटल यूज कर रहे हैं, इतनी लेबर या इतना लेबर इतना कैपिटल, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, ये जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन थी, किसकी स्लोप थी, आइसो क्वांट की। वो इक्वल होनी चाहिए वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट के, या मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इक्वल होना चाहिए वेजेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट के। ये हमारे पास पहले की बात है जो हमने प्रोडक्शन के अंदर पढ़ा। अब हमारे पास क्या है, हमने एट ए टाइम टू गुड्स की प्रोडक्शन दिखानी है, जिसमें एक गुड को हम एक्स कह रहे होंगे, एक गुड्स को हम वाई कह रहे होंगे। ठीक हो गया? तो उस प्रोडक्शन के लिए हमें एजवर्थ बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा। एजवर्थ बॉक्स, एजवर्थ, ये है जी ए प्रोड्यूसर। ये जो ब्लैक लाइन लगाई है मैंने, ये ए प्रोड्यूसर है। और इकोनॉमी के अंदर इतनी लेबर दी गई है फिक्स, और ये कैपिटल दिया गया। अब ये जो रेड लाइन लगा रहा हूं,
ये है जी बी प्रोड्यूस। ठीक हो गया। ए प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करेगा, और बी क्या करेगा, वाई को प्रोड्यूस करेगा। वो ये कहता है कि अगर आप एफिशिएंट एलोकेशन चाहते हैं, एफिशिएंट एलोकेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर आप पैदावार चाहते हैं, तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है लेबर कैपिटल फॉर एक्स कमोडिटी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल वाई कमोडिटी। यानी कि जो एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करोगे आप, ये एक्स है, एक्स इधर से प्रोड्यूस होगी ए से, वही प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे एक्स ऊपर जाएगा तो सेटिस्फेक्शन क्या होती चली जाएगी, प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक हो गया। अब जो y आएगी वो y दूसरी साइड से आएगी, यानी कि y के लिए ये सीधी जगह है और इसके लिए ये सीधी है। तो y का y इस तरह प्रोड्यूस होगा, यानी कि इस तरह प्रोड्यूस होगा ना, ये y प्रोड्यूस हो रहा है, ये y1 y2 y3, और x इधर से प्रोड्यूस होगा x1 x2 x3, यानी कि x इधर से प्रोड्यूस हो रहा है और y उधर से, क्योंकि उसका ओरिजिन ये है और a का ओरिजिन ये है। अब 2x2 मॉडल ये कहता है कि आपकी एफिशिएंट एलोकेशन कब होगी, जब इन दोनों के स्लोप्स एक्स कमोडिटी का और वाई कमोडिटी का आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वो ये पॉइंट है जहां पर दोनों स्लोप एक दूसरे को, दोनों कर्व एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टेंजेंट कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर ये कर्व आपस में बराबर होंगे। वो कहता है ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है ना, जब आप इनको मिलाएंगे तो एक कर्व बनेगा, उस कर्व का नाम होगा कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व। इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व। ठीक हो गया। अब ये लाइन ना मैं पहले ही लगा लेता हूं, सपोज ये मैंने लाइन लगा दी। ठीक हो गया। अब मैं एक्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं जी। ये मैं x1 प्रोड्यूस करता हूं, x1 x2 x3 x4 x5, ये प्रोडक्शन होती जा रही है। अगर मैं x1 यहां प्रोड्यूस करता हूं तो मैं इतना लेबर यूज कर लेता हूं और इतना कैपिटल, तो ये तो मैंने यूज कर लिया 4x, और ये कैपिटल यूज हो गया 4x। बाकी ये रिमेनिंग किसके लिए बचा, y के लिए। अगर मैं यहां प्रोड्यूस करता हूं तो ये सारे का सारा x के लिए हो जाएगा, और ये थोड़ा सा पार्ट है ये y के लिए रह जाएगा। इसी तरीके से ये कैपिटल x के लिए यूज हो जाएगा, थोड़ा सा y के लिए। समझाने का मकसद ये है कि रिसोर्सेज तो गिवन है, अगर एक प्रॉपर्टी के लिए मैं ज्यादा यूज कर लूंगा तो दूसरी के लिए अल्टीमेटली क्या बचेगा, कम बचेगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं यहां, उसकी प्रोडक्शन रेड पॉइंटर से शुरू कर रहा हूं। इस पॉइंट के ऊपर y1 है, y2 y3 y4 y5। x1 का मतलब है कि यहां पर फर्ज करें 10 प्रोडक्शन है, इस पर 20 है, इस पर 30 है, इस पर 40 है, इस पे 50 है। इसका y1 है, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, और ये इसकी 50 है। अगर आप x कम बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं, तो y 5 बना रहे हैं, तो इट मींस कि कम लेबर और कम कैपिटल x के लिए यूज हुआ है तो ज्यादा y के लिए बचा था, तो ये सारे का सारा y के लिए यूज हुआ, और ये सारे का सारा कैपिटल y के लिए यूज हुआ, तो y की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। इस प्रोडक्शन के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर x की 1 है और y की 5 है, इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये वाला पॉइंट मैं निकालूं बाहर, तो इधर x की 5 है
और वाई की 1 है। वाई की 1 क्यों है भाई? कि वाई ने थोड़ा सा लेबर इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा कैपिटल, बाकी सारा लेबर और कैपिटल किसके लिए बच गया? एक्स के लिए। तो अगर हम ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, एक्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो वाई की कम हो रही है। अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्स की प्रोडक्शन कम हो रही है, वाई की ज्यादा हो रही है। ठीक है, समझ आ गई है बात की? अब जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट एफिशिएंट है, ये मैंने प्रूव करना है। क्योंकि ये सारे के सारे यहां पर सबकी सबकी स्लोप्स आपस में क्या है? बराबर है। जो ये मैंने अभी बताई थी आपको, ये सबकी स्लोप्स आपस में बराबर है। ये प्रूव करने के लिए कि यही पॉइंट्स एफिशिएंट हैं, मैं क्या करता हूं कि कोई पॉइंट अदर देन इस पॉइंट्स के लेता हूं। इसको आगे बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं। ये है x3। x3 का मतलब क्या है? x3 का मतलब मैंने बताया था 30 आउटपुट है। और इधर से मैं y को बढ़ा लेता हूं, तो y क्या है? ये y2 है। y2 का मतलब क्या है? 20 है। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये दो पॉइंट टारगेट करने हैं हमने एज वर्क पे, इससे कंपैरिजन करने के लिए ये दो पॉइंट टारगेट करने। अब यहां पर अदर देन कॉन्ट्रैक्ट एज वर्कर, इधर ये लेबर यूज हो रही है एक्स के लिए, कैपिटल एक्स के लिए, और ये कैपिटल वाई के लिए यूज हो रहा है। और यहाँ ये लेबर एक्स के लिए और ये लेबर वाई के लिए, रिसोर्सेज तो पूरे यूटिलाइज कर रहे हैं, पर प्रोडक्शन कितनी दे रहे हैं? एक्स की इस जी पॉइंट, इसका नाम रख रहे हैं जी, एक्स की ये 30 दे रहा है और वाई के कितने दे रहा है? एक्स के 30 दे और ये वाई के 20, यही है ना? ये y2, वाई के 20, तो 30 और ये कितने हो गए? 50 हो गए। दोनों के आउटपुट कितने हो गए? 50। अब देखते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जो ये रेड लाइन है जो आपको नजर आ रही है, ये ये है 20, यानी कि y है 20 और x है 40, तो कितना है? 60, जो कि इधर 60 है और इधर प्रोडक्शन कितनी आ रही है? 50, तो ये पॉइंट लेस है। अब इधर आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, इधर x भी 3 है और y भी 3 है, तो इट मींस 30 प्लस 30 60। तो यहाँ के हर पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन 60 60 आ रही है, यानी कि 5 प्लस 1 60, 2 प्लस 40 60, 30 प्लस 30 60, 40 प्लस 20 60, 50 प्लस 1 60। अगर आप अदर देन कॉन्ट्रैक्ट एज वर्थ कर मूव होंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? 50 हो जाएगी, जो कि इन एफिशिएंसी को शो कर रही है, इन एफिशिएंसी को शो कर रही है। एफिशिएंसी किधर है? एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एज वर्क कर पे। कॉन्ट्रैक्ट एज वर्क कर से आप इधर उधर मूव होंगे तो आपकी जो टोटल आउटपुट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम बनाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व, जिसे हम क्या कहते हैं? पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पैदावार पॉसिबिलिटी कितनी मुमकिन है, फ्रंटियर एक बॉर्डर को कहते हैं। तो इसकी मदद से हम एक बॉर्डर बनाएंगे, एक साइड पर एक्स होगा, एक साइड वाई होगा, x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। ये कॉन्वेक्स टू रीजन होता है। कॉन्वेक्स टू रीजन की रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्स के एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए हमें हर बार y के पहले से ज्यादा यूनिट को क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाई करना पड़ता है। इस वजह से कनकेव टू रीजन होता है। ये एजवर्थ बॉक्स को मैंने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर शो कर रहा हूं, जो ये शो कर रहा है कि अगर आप x की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो y अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और इसकी जो स्लोप होती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो किसके बराबर होती है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ x एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ y के।
परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वाई प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई के इक्वल होती है। अब सवाल ये आता है कि प्रोडक्शन कितनी होगी। तो प्रोडक्शन डिसाइड करती है प्राइस। अब प्रोड्यूसर साइड पढ़ रहे हैं क्योंकि सप्लाई ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो प्रोड्यूसर सप्लाई करता हुआ मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल एक्स प्रोडक्ट, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर कैपिटल किसको देखेगा, वेज और वेज एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना मुझे कैपिटल लगाना चाहिए और कितना लेबर लगाना चाहिए, कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए, किस हद तक मुझे फैक्टर की सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए। ये तो यहां पर ये डिसाइड हो जाएगा। अब कौन सी चीज कितनी प्रोड्यूस करनी है वो प्राइस बताएगी। अब जाहिर सी बात है अगर एक्स की प्राइसेस ज्यादा है तो इकोनॉमी के अंदर एक्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा। समझ आ रही है बात। अगर वाई की प्राइसेस कम है तो वाई प्राइसेस क्या होगी, सप्लाई कम होगी। ये सिर्फ और सिर्फ अभी प्रोडक्शन साइड पढ़ रहे हैं, कंजप्शन की साइड नहीं पढ़ रहे। ठीक हो गया। प्रोडक्शन किसने डिसाइड करनी है, कौन सी टेक्निक यूज होगी, कितना लेबर और कितना कैपिटल यूज होगा, ये वाली। इसके अंदर जो मैंने पहला आपको बताया था कि इन दोनों की जो स्लोप्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमने वेज और इंटरेस्ट रेट को भी देखना होना चाहिए, देखते हैं कि लेबर और कैपिटल को कितना हायर करना है। और अब ये आ गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो ये शो करता है कि इसका हर जो पॉइंट है, ये इस लाइन को फ्रंटियर कह रहे हैं, बॉर्डर को। इससे अगर कोई नीचे पॉइंट है, जिस तरह ये जी पॉइंट था, जी पॉइंट इसके इधर आएगा जो कि कम प्रोडक्शन को शो कर रहा था, इट्स कॉल्ड इनएफिशिएंट पॉइंट। और इससे ऊपर वाला पॉइंट्स क्या होगा, ओवर एफिशिएंट। ओवर एफिशिएंट इस वजह से कि जितने रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज में उन पॉइंट्स को कैच करना पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। तो फिर मैं क्या करूंगा, या अपने रिसोर्सेज बढ़ाऊं, क्योंकि अब तो ये स्टैटिक मॉडल है, पढ़ा है ना। स्टैटिक स्टैटिक के अंदर चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस ही नहीं करना। तो ये मैंने एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आपको बता दी है। ठीक हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ अपने। जो दूसरा पॉइंट है जी मेरा, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी। ठीक हो गया। या इसको हम कहते हैं, या इसका एफिशिएंट एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी या इक्विलिब्रियम ऑफ द कंजम्पशन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है सही है, यही है इसके नाम, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बिटवीन टू कंज्यूमर। और दूसरा इसका नाम है यही कि इक्विलिब्रियम ऑफ द कंजप्शन। ये अब कंजप्शन का इक्विलिब्रियम कैसे आएगा जी। अभी हमने देखा कि ये मेरे पास था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स कमोडिटी का वाई का, ये किस पे डिसाइड होगा, वेजेस की कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज होगी, लेबर कैपिटल कितना यूज करना है, ये से डिसाइड होगा। उससे हमने ड्रॉ किया पीपीएफ कर, जो ये शो कर रहा था कि एक्स इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाई इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इकोनॉमी के अंदर ना ही सारा एक्स होता है और ना ही सारा वाई होता है। तो ये मसला मेरा किसने हल किया, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि वो कहता है कि यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की जो रेशो है, जिसे हम बजट लाइन भी कहते हैं, जहां पर पीपी एफ कर्व की स्लोप है मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जब यहां पर इन दोनों की स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी वहां पर प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है। ये स्लोप फर्ज करें, ये स्लोप है पी एक्स और पी वाई की। इस पॉइंट के ऊपर एम आर पी टी बराबर है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई। इसने डिसाइड किया कि इतना एक्स यूज करना है, इतना एक्स प्रोड्यूस करना है और इतना वाई प्रोड्यूस करना है। अब ये टोटल प्रोडक्शन हो गई। हालांकि यहां भी जा सकते थे पर प्राइसेस ने कहा नहीं जी, एक्स की यहीं ब्रेक लगा दे, वाई की तरह।
अब ये दो कंज्यूमर के दरमियान डिवाइड होगा। अब फिर ये वाला जो एरिया है ये ब्लैक, इट्स कार्ड ओ ए कंज्यूमर के लिए, ओ बी कंज्यूमर के लिए। सिंगल जब कंज्यूमर होता था तो कैसे आ जाता था, ये ए बी बजट लाइन थी, ये आईसी कर्व होता था कन्वेक्स टू ओरिजिन, और ये स्लोप ही आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहां पर क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई ए कंज्यूमर, एक्स वाई बी कंज्यूमर, दोनों इंडिफरेंस कर्व की जहां स्लोप्स आपस में इक्वल होंगी वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। पहले हम इसको बना लेते हैं। ये मैं पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व बनाता हूं, और ये ए कंज्यूमर का मैं बनाता हूं यूटिलिटी A1, A2, A3, A4। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूं ए एक्स वाई को भी कंज्यूम कर रहा है, एक्स को भी कंज्यूम कर रहा है, जो रिमेनिंग है वो बी के लिए बचता जा रहा है। ऊपर जाऊंगा तो क्या होगा, ए बढ़ाता जाएगा, बी के लिए कम बढ़ता जाएगा। जिस तरह के मैं A5 पे पहुंच जाता हूं तो यहां पर ये सारे का सारा तो एक्स ने कंज्यूम कर लिया, और वाई कमोडिटी एक्स ने कंज्यूम कर ली। ए की यूटिलिटी बढ़ गई, बी की क्या हो गई, कम हो गई। अब बी का स्टार्ट कर देते हैं। ये बी की, अगर ए की 5 है तो बी की 1 होगी, बी की 2 होगी, बी की 3, बी की 4, बी की 5। अब दोनों की कोशिश है कि मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, हर बंदा यही चाहेगा। तो फिर कौन मसला हल करेगा इनका, इनका मसला हल करेगा ये प्राइसेस, प्राइस ऑफ एक्स और जो प्राइस ऑफ वाई हमने जो बाहर बार लगाई हुई है वो इनका इशू को रिजॉल्व करेंगे। कैसे रिजॉल्व करेंगे, वो कहता है ये तो हर पॉइंट इक्विलिब्रियम ही है। ये वाला जो पॉइंट है जो कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व पर है, ये तो हर कोई इक्वल है। पर आपने क्या देखना है, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई ए के लिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई बी के लिए इक्वल होगी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई की। ठीक हो गया। तो अब ये है, इसी को देखकर डिसाइड किया था कि कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए। इसी को देखकर अब ये डिसाइड करेंगे कि कितनी कंज्यूम करनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी डिफरेंट स्लोप्स हैं। यहाँ ये फर्ज करें इसकी स्लोप ये है, इसकी स्लोप ये है, इसकी स्लोप ये है, ये स्लोप, डिफरेंट स्लोप्स हैं। यानी कि सर आपको नजर आ रहा होगा ये कर्व ही कर्व है, हर पॉइंट के ऊपर स्लोप क्या है, डिफरेंट है। अब हमने ये मैच करनी है कि जो इसकी स्लोप है वो कहां पर है। तो ये मैं पैरेलल लाइन लगाऊंगा, ये सपोज डेट इधर आकर ये इक्वल हो जाती है प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, और ये वाली आपस में इक्वल हो जाती है। यहां पर ये इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये डिसाइड होगा कि जो ए कंज्यूमर है वो इतना एक्स लेगा और ए कंज्यूमर इतना वाई लेगा, और बी इतना वाई लेगा और बी इतना क्या लेगा, एक्स लेगा। तो ये क्या हो जाएगी, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज हो जाएगी। ठीक हो गया। किसको देखकर डिसाइड किया, प्राइसेस को। अब थर्ड आ जाता है साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। मिनट्स रह गए हैं हमारे पास 4, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा ये। आज एक ही क्लास होगी, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। यही डायग्राम हम दोबारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में हम देख चुके हैं कि जो प्रोडक्शन है वो डिसाइड किस तरह हुई थी। प्रोडक्शन कैसे डिसाइड हुई थी, मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई के। और कंजप्शन कैसे डिसाइड हुई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई बी बराबर होनी चाहिए प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई के। इन दोनों का कंपैरिजन किया, ये कैंसिल हो गए।
तो साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में क्या आएगा, एम आर पी टी स्लोप ऑफ पीपीएफ कर इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी। ठीक हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी कि तीनों की स्लोप्स आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वो कैसे बराबर होगी उसको भी हम देख लेते हैं कि मिनट्स रह गए हैं जी, 3 मिनट्स रह गए हैं, हो जाएगा 3 मिनट्स में इंशाल्लाह। कि ये है, ये मेरे पास पीपीएफ का है। ठीक हो गया। ये प्राइसेस है, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। यहाँ पर जो स्लोप है ना वो है, फर्ज करें 1x एंड 1y। कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कि इतनी एक्स बनाए आप और इतना क्या करें, वाई बनाए। ठीक हो गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट एज वर्क कर्व है, वो कहते हैं कि इसके बिल्कुल इक्वल यहाँ पर ये है A3 फर्ज करें, ये B3 है, इतना AX कंज्यूम करेगा, AY ये A ये है BX और BY। पर वो क्या कर रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है वो इस पॉइंट पर हो रही है। वो कहते हैं कि हमने इतना एक्स प्रोड्यूस करना है और इतना वाई प्रोड्यूस करना है। यहां पर स्लोप क्या है, स्टीपर है, 2y और 1x, यानी कि यहां पर ये स्लोप है लेट। अब एम आर पी टी की स्लोप ज्यादा है, 2 है, और एम आर एस की स्लोप 1 है, तो ये तो इक्विलिब्रियम नहीं है। तो इनको क्या करना पड़ेगा कि यहीं पर जाना पड़ेगा जहां पर, क्योंकि कंज्यूमर एक्स वाई की डिमांड ज्यादा कर रहा है और एक्स की क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इनको अल्टीमेटली इस पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा। जब ये पॉइंट मूव होता होता इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा तो इधर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ए एंड बी बराबर होगी मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये 2x2 मॉडल है, ये अलग से मेंशन किया गया है आपके एफपीएससी के सिलेबस में। तो ये मैंने बुक ओपन की हुई है, इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, ये कॉर्टसेनियस की बुक में। ये मैंने आप लोगों को सेंड भी की है, अगर आपके पास नहीं है। जो जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें हाईलाइट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह आप ये कीजिएगा। तो कल 23rd लेक्चर हम पढ़ेंगे और ये हमारा माइक्रो का सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। तो मैंने माइक्रो आपको बहुत डिटेल के साथ पढ़ाई है और कंप्लीट पढ़ाई है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो